अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से पिछले 48 घंटों में होने वाली तबाही में जहां बाग अफराद की तादाद 340 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और आसमानी बिजली के वाक़यात में 320 से जायद अफराद जहां बाग हुए हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि यह तादाद हतमी नहीं है, क्योंकि मुतासरा अजला में रिलीफ और रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जारी हैं और इन अजला में अभी तक कई लोग लापता हैं। इसलिए इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जाबाक होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों के से खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला मुतासर हुए हैं और इन अजला में 3817 अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। 32 अफराद ताहाल लापता है, जिनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू की सरगर्मियों में 545 रेस्क्यू एहलकार, 90 गाड़ियां और किश्तियां हिस्सा ले रही हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मुतासरा अजला मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिनमें से 15 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले जिले बुनेर के लिए जारी किए गए हैं। इस वक्त सूबाई डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ साथ नेशनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान आर्मी और जिला इंतजामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी अली अमीन गंडापुर को फोन करके वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। पिछले 48 घंटों में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से सबसे ज्यादा बुरी तरह खैबर पख्तूनख्वा का जिला बुरेर मुतासर हुआ है, जहां डिप्टी कमिश्नर काशिफ कयूम के मुताबिक 184 अफराद के जहां होने की तस्दीक हो चुकी है। बुनेर में पीर बाबा के इलाके में पूरे के पूरे गांव सफा हस्ती से मिट गए और सैलाबी रैली के गुजरने के बाद इस इलाके से जहां दिल खराश मनाजिर देखने में आ रहे हैं, वहीं दिल दहलाने वाले दास्तानें भी सामने आ रही हैं। के अंदर कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा सामान जो है खराब हो गया। ये हमारे घर के दरवाजे जो है खुल नहीं सकते कि हम अंदर जाए और कोई आ नहीं रहा। खाने पीने की बहुत मुश्किल है, हमारे पास कुछ भी नहीं। ये देखो कुछ भी नहीं बचा, सब घर खराब हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। कोई हमारे पास नहीं है इधर पूछने के लिए। जो सैलाब इस वक्त आया था कि हम सो रहे थे, सुबह का वक्त था, बस हम जब भी उठ गए थे तो पानी हमारे घरों में दाखिल हो गया था, कुछ भी नहीं निकाल सकता। अभी हमारे महलों के अपने देखा, हमारे घरों के देखा, हमारी कुछ गलियों को देखा, हमारी सब जो भी जगह है ना सब ख़राब है। खाने पीने की चीज़ भी हमारे घरों में मौजूद नहीं है। मैं काम मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ। उधर एक नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि हिसाब से बाहर है जी। 10 घर तबाह हुआ है मुकम्मल तौर पर। घर भी तबाह हुआ और इसके लिए कोई हमारे पास कोई ताकत नहीं है, तो हम इसके पास कोई इमदाद करेगा। इलाका मुतासरीन का कहना है कि सैलाब में उनके पास कुछ नहीं बचा और कोई उन्हें पूछने भी नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब बिलाशुबा एक कुदरती आफत है, लेकिन अहम सवाल यह कि पाकिस्तान इस तरह की कुदरती आफात से निपटने के लिए और अपने लोगों को इन आफात से महफूज रखने के लिए किस हद तक तैयार है, क्योंकि 2025 के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क करार दिया गया है। और पाकिस्तान में जहां मौसमियाती तब्दीली की वजह से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वहीं कुदरती आफात के वाकयात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 23 सालों में मौसमियाती तब्दीली से 8 बड़े सैलाब आ चुके हैं। और तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान की इन कुदरती आफात से बचने के लिए तैयारी भी नजर नहीं आ रही है, जिसकी अहम मिसाल पाकिस्तान में अर्ली वार्निंग सिस्टम का मुकम्मल फाल ना होना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती आफात की पेशगोइयों करने वाले जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम को 7 साल बाद भी मुकम्मल तौर पर फाल करने में नाकाम रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 2 हफ्ते पहले गिलगित में खिताब करते हुए 7 साल में अर्ली वार्निंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल ना करने पर भरहमी का इजहार किया था। एडवांस वार्निंग सिस्टम, बड़ा मुतहरक रोबस्ट सिस्टम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और कागज़ों में, चाहे वो वफाकी हुकूमत है चाहे वो सूबाई हुकूमत है, इन 7 सालों में कोई ख़ास खातर खा काम नहीं हुआ। और इख्तिसार के साथ ये कहूँगा कि इस 1.25 साल में भी जो काम होना चाहिए था उस स्पीड पे ना हुआ। मेहरबानी करके अब जो टाइम लाइन्स दी हैं उसमें 1 दिन की बल्कि 1 घंटे की भी उसमें इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब में ताख़ीर का एतराफ़ कर रहे हैं। अहम बात यह कि वर्ल्ड बैंक ने इब्तदाई तौर पर 2018 में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए $188 मिलियन का फंड पाकिस्तान के लिए मंजूर किया था, जिसमें दीगर अवामिल के साथ साथ इस तरह की कुदरती आफात की बरवक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और रडार्स की तनसीब के लिए $60 मिलियन की रकम भी शामिल की गई थी।
लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद ये सिस्टम अब तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका है और अभी तक 300 में से सिर्फ 110 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ही खरीदे जा सके हैं और कोई रडार नहीं खरीदा गया है। जबकि माहिरीन का कहना है कि अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम की बरवक्त तनसीब हो जाती तो बुनैर जैसे वाकयात जहां पे बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है वहां लोगों को महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जा सकता था। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग रोकने के लिए घने जंगलात अहमियत रखते हैं, मगर पाकिस्तान में मुसलसल जंगलात में भी कमी होती जा रही है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में दरख्तों की कटाई की वजह से जंगलात के रकबे में हर साल 1.5% की कमी हो रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में यह शरह उससे भी ज्यादा यानी कि 4% है। और मालाकंड डिवीजन जहां क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां 20 सालों में जंगलात के रकबे में 25% कमी रिकॉर्ड की गई है। इसलिए जरूरी है कि टिम्बर माफिया और जंगलात को काट कर जो तामीरात की जाती हैं उससे फौरी तौर पर रोका जाए और जहां सर्द मौसम में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं और मजबूरी है उनकी वो करना, वहां नए दरख्त लगाकर जंगलात को दोबारा तेजी से आबाद किया जाए। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुगल साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज मुगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने देखा है कि बारिशों से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उससे जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है उससे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ख़ासतौर पर बुनेर में। ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या अपडेट है और जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम है क्या वो अब भी जारी है? जी बिल्कुल, हमारे रेस्क्यू की टीम में, हमारी पीएमए की टीमें और हमारी पूरी जिली इंतज़ामिया इस वक्त ऑपरेशन मसरूफ़ अमल है। और जो ही ये इत्तला हमें मौसूल हुई थी कि ये सानिया हो चुका है और क्राउड बर्स्ट होने के बाद सैलाबी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के इन अजला में हुई है, तो हमने फौरी तौर पर तमाम तर खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मशीनरी थी, जितने भी एहलकार थे, जिस डिपार्टमेंट में थे, उन सबको हमने इस इलाकों में बुलाया। और इस वक्त आज दूसरा रोज़ है और बर वक्त कार्रवाइयाँ करके हमने तकरीबन 5000 लोगों की जानें बचाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो कि सरप्लस बजट देने वाला है। आज हमने वो चीज़ जो सरप्लस बजट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिया उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हम अपने लोगों के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं, वो मशीनरी, वो सामान जो लोगों की ज़रूरियात है वो हम आवाम तक पहुँचा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आवाम की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ऑपरेशन बस आखिरी मराइल में है। कुछ ही घंटों बाद इंशाल्लाह हमारा ऑपरेशन जो होगा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो, क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं और उनकी अहले खाना जो है वो बार बार हमारे पास आ रही हैं। क्या नंबर्स आ रहे हैं? आदाद-ओ-शुमार क्या, कितने लोग अब तक लापता हैं? देखा जाए तो मुख्तलिफ हमने पॉइंट्स बनाए हैं। जिस मकाम पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बेसिकली पीर बाबा का बाज़ार इसे कहा जाता है। ये वही लोकेशन है जहाँ पर सबसे बड़ी तबाही हुई है। तो अब तक यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं, जो लोगों ने हमें बताया है कि किसी का चचा, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार जो लापता है, वो अदाद शुमार जो हमने अभी तक कलेक्ट किए हैं वो 200 के करीब अभी तक लापता हैं। जो शहीद हो चुके हैं वो 300 से ज़ायद लोग हैं। अभी हमारा जो डीओ सवाबी था वो कुछ देर पहले यहाँ पर आकर उसने मुझे पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दी, तो वो सिर्फ एक डीओ ने सुबह से लेकर अब तक 10 शोधा की जस्ते खाकी अस्पताल तक पहुँचाया है। और इसी तरह मुख्तलिफ हमारी टीमें काम कर रही हैं, जो कि पूरे सूबे में जितनी भी हमारी टीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, वो इस वक्त इन इलाकों में है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त नंबर बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक अभी भी 200 से ज़ायद लोग लापता है। जी 200 से ज़ायद लोग लापता हैं, हम ढूंढ रहे हैं। कई लोग ऐसे थे कि सैलाबी सूरत हाल को देखकर वो इलाकों को छोड़ गए थे, लेकिन हम उनकी फैमिली से उनसे रब्ता करके ये फिगर बहुत कम हो जाएगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लापता लोग हैं ये मिल जाएं, क्योंकि इस एरिया में सबसे बड़ा जो मुश्किलात है वो सिग्नल नहीं है, क्योंकि किसी से मोबाइल पे बात नहीं हो सकती है, ना व्हाट्सएप पे कॉल हो सकती है। लोगों का रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। बाज़ यहाँ पर देहात वो भी हैं जिसका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात तक जितने भी गांव हैं उन तक ज़मीनी रास्ता बहाल किया है करें हम। सही, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। जो आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग लापता हैं, हो सकता है वो नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में चले गए हों, उनसे रब्ता ना हो रहा हो। अल्लाह करे कि जो शरह है अमवात की उसमें ज़्यादा इजाफा ना हो। लेकिन ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि रिलीफ एफर्ट जारी है, केपी का जो सरप्लस बजट था वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सूबों ने और वफाक ने भी कहा है कि वो भी मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, पाक फौज भी मदद करने के लिए तैयार हो गई है।
उन्होंने भी जो है राशन वगैरह दिया है लोगों के लिए। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जरा बताइएगा कि एक तो क्लाइमेट, जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं यहाँ पर छोटी सी एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सानिया कौमी सानिया है और कई लोगों की कीमती जानें जाया हुई हैं, लेकिन हमारी फेडरल हुकूमत सिर्फ सियासी बयानात तक, सोशल मीडिया तक महदूद है। अब तक कल से लेकर अब तक कोई 24 से घंटे या 20 घंटे हो चुके होंगे, अभी तक इस मकाम के ऊपर मैं खुद मौजूद हूँ, ऑन ग्राउंड हूँ। ना तो वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद हमें मिली है, ना ही तो पंजाब हुकूमत की जानिब से। हाँ, पाक फौज के जो वज़ीर आला साहब थे, उन्होंने पाक फौज के आला हुकाम से बात की थी और पाक फौज के जो 2-3 यूनिट्स थी वो यहाँ पर पहुंची थी। और इस वक्त भी हमारे रेस्क्यू के साथ पाक फौज के जवान जो हैं वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो है ये मशीनरी को रास्ता में आ रहे हैं जो कि रजाकार भी हैं, उसके अलावा बड़ी तादाद में लोग जो कि मीडिया के हैं, बाकी इदारों के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अगर जिसका काम है इन इलाकों में वो रुके, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ना रुके, क्योंकि जो बड़ी मशीनरी है वो हमें मेन मकामात पर ले जाने पे काफी मुश्किलात का हमें सामना हो रहा है। अच्छा फराज, कल वजीर आजम साहब ने चेयरमैन एनडीएमए को कहा था कि आप मुकम्मल तौर पे देखें कि क्या क्या जरूरियात है, तो उसके बाद भी एनडीएमए की तरफ से कोई मदद नहीं हासिल हुई आपको? चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई यूनियन कौंसिल के नाजिम नहीं है कि वो एनडीएमए ऑफिस जाकर विजिट करेंगे और वो इमदाद के बारे में बताएंगे। देखिए, कौमी सानिया खैबर पख्तूनख्वा का ये अजला या खैबर पख्तूनख्वा ना तो इंडिया में है ना तो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान का ये हिस्सा है। हक तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही यहाँ पर भिजवाते सामान, यहाँ पर एक्सीलेटर भिजवाते, यहाँ पर ट्रैक्टर भिजवाते, यहाँ पर मशीनरी भिजवाते, यहाँ पर टेंट्स भिजवाते। कोई चीज़ अभी तक नहीं पहुंची है। जो भी काम हो रहा है सूबाई हुकूमत अपनी मदद आपके तहत कर रही है, उनके साथ साथ बड़ी तादाद में रजाकारान जो हैं वो आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहना तो किसी इदारे को था ना, तो उन्होंने एनडीएमए इदारे के सरबरा को कहा वो खुद तो टेंट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो उन्होंने अहकाम दिए थे उन पर भी अमल नहीं हो रहा है क्या अब तक? मेरे ख्याल में कोई एमपीए या एमएनए पंजाब का एनडीएमए को कॉल कर ले तो शायद कोई ना कोई इमदाद यहाँ तक पहुँच जाती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मैं तो ये समझ रहा हूँ कि उनकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। शायद वो उनका विजिट और वो जिस गाड़ी पे गए हैं पेट्रोल ही ज़ाया किए एनडीएमए के दफ्तर तक। अगर वो किसी और एमएनए एमपीए भी कॉल कर लेते तो एनडीएमए वाले जो हैं वो इमदाद हम तक पहुँचा देते। कोई इमदाद, कोई चीज़ भी नहीं आई है। चले, उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने अहकाम जारी किए थे उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद भी हो। लेकिन ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये पहला स्पेल नहीं था इस मानसून का, इससे पहले भी हमने देखा कि जो बारिशें हुई उसमें बड़ी तबाही हुई है। हम ये भी जानते हैं कि कई ऐसे अजला हैं जहाँ पे दरिया नहीं बहता, और ये दरिया वाला सैलाब नहीं है, ये फ्लैश फ्लड्स की वजह से या क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें ओवरऑल जो गवर्नेंस का एलिमेंट है, एक तो क्लाइमेट चेंज है ना, हमें पता है कि क्लाउड बर्स्ट वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस के लिहाज से क्या तैयारी मुकम्मल थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ताकि इतना बड़ा इम्पैक्ट ना होता, इसके असरात इतने ना होते और लोगों को बचाया जा सकता था? जी, देखा जाए तो कुछ अर्सा पहले सानिया सवात हुआ और आप लोगों ने देखा कि वहां पर कीमती जानों का ज़िया हुआ, और वहां से हमने एक ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट किया जो कि सवात के उस मकाम से जहां पर वो जो मुतासरा ख़ानदान था वो दरियाई सवात में डूब गया था। उसके बाद हमने बिला तफरीक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो नदी नाले हैं, चाहे वो दरियाए सिंध हैं, चाहे जो मकामात हैं, जो भी तजावज़ात थे वो हमने ख़त्म किए। हमारे खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किए, नारेबाजी की, लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमें पता था कि इस किस्म के फ्लड मुस्तकबिल में आ सकते हैं। और हमारे लिए सबसे ये था कि हम लोगों की जानें बचाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये फ्लड आया तो क्योंकि सानिया सवात के बाद हमने जिस तरह सवात में पॉइंट्स बनाए जहां पर हमने तमाम तरह इमरजेंसी का सामान रखा, इसी तरह ये जो मकामात थे यहाँ पर भी हमने पॉइंट्स बनाए। रोडों के किनारे के ऊपर वहाँ पर हमने
रेस्ट बिठाया, वहाँ पर लाइफ जैकेटें दी, वहाँ पर कश्तियाँ दी, वहाँ पर रस्सियाँ दी, तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर हमने प्रोवाइड की थी। उन फैसिलिटीज़ जो हमने सूबाई हुकूमत ने दी, वज़ीर आला साहब के अहकामात थे, उनकी वजह से इन इलाकों में 5,000 लोगों को हम रेस्क्यू कर सके हैं। 5,000 लोगों को रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा फिगर है, और पिछले 2 दिन से हमारे कोई भी रेस्क्यू एहलकार नहीं सोए हैं। दिन रात हमारा ऑपरेशन जारी और सारी। आप ये तो आप बता रहे हैं कि जो जब सैलाब आ गया और जब तबाही हुई तो उसके बाद रेस्क्यू एफर्ट्स हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसके अलावा जो हमने इकदामात उठाने इस क्लाइमेट चेंज की वजह से खास तौर पे उस मलवाई, क्योंकि मैं जो नंबर्स देख रहा हूं बहुत सारे खासतौर पे जंगलात के हवाले से पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि जो पूरा जंगलात का कटाव की वजह से 1.5% जो है उसका एरिया कम हुआ है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन पिछले 2 अशरों में 4% कमी आई है जंगलात में। तो ये जंगलात तो बड़े इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे अगर हम कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से बारिशें होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, तो वहाँ तो ये दरख्त जंगलात बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से कुछ सोचा है कि आगे क्या करने की ज़रूरत है? जी देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हम बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के बाद हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त लगा रहे हैं, और दरख्त लगाने की मुहिम सिर्फ एक जगह या एक मकाम पे नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो वो तो है, लेकिन जो हमने मनाज़िर देखे जैसे बुनेर वगैरह के आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि जंगलात जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो ये मंसूबा आपने शुरू किया होगा और इसमें ऑब्वियसली वक्त भी लगता है, लेकिन हमें विजुअल्स में तो नजर आ रहा है कि जंगलात वगैरह की कटाई की वजह से काफी ज्यादा असरात पड़े इसके। नहीं, जंगलात में इतनी ज़्यादा कमी तो नहीं आई है, लेकिन आज ये जो फ्लड आया है, फ्लड उसी रूट पे आया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगलात थे। अगर वो जंगलात ना होते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। देखिए जिस तरह ये वाक़या और रहनुमा हुआ है, तो अफसोसनाक ये वाक़ये में हमारे 2 हेलीकॉप्टर्स थे जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ाती इस्तेमाल में होते हैं। वो किसी मीटिंग या किसी जलसे या किसी भी सरकारी प्रोग्राम के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने जब वज़ीर आला का हल्फ उठाया तो उसी दिन वो दोनों हेलीकॉप्टर वफ़ कर दिए थे, और एक हमारे हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया जिसमें 2 पायलट समेत 3 अफराद जो है और भी शहीद हो गए हैं। तो 5 अफराद हमारे उस हेलीकॉप्टर में शहीद हुए हैं। देखिए हमारा काम लोगों तक फैसिलिटीज पहुंचाना है, हमारा काम लोगों की खिदमत करना है। हम दिन रात जो लोग उसमें जाँ बाग हुए, शहीद हुए, अफसोसनाक है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो हेलीकॉप्टर वगैरह है ये टैक्स पेयर के पैसे से आता है, तो उन्हीं की खिदमत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि जलसों पे जाने के लिए। लेकिन फराज साहब आप मुझे बताएं ना कि कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह के हवाले से मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम था जो मेट डिपार्टमेंट के लिए और एनडीएमए के लिए था। 2018 में इसको शुरू होना था, $188 मिलियन का ये प्रोग्राम था। अब तक ये इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। लेकिन क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा सिस्टम है या अनकरीब कोई इसकी खरीदारी या इस पे आगे बढ़ते हुए क्या क्या इकदाम लेने की कोशिश कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जब से अली अमीन गड्डापुर साहब ने संभाली है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा तमाम तर डिविजनल हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, उसके अलावा जो रिवर्स हैं, तमाम जगहों पे हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल है। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम ना होता तो हमें किस तरह इत्तला मिलती, कि फ्लड आ रहा है, फ्लड का कितना बहाव है, सारी चीजें ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू हमें पता चलती हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास, तो इतना बड़ा ऑपरेशन हमने किया। देखिए हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम होता तो ये जो लोग जहां बाग हुए ये नकल मकानी कर चुके थे, उन्होंने नकल मकानी नहीं की। जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, क्या ये आपको पता चल गया था कि होने जा रहा है? मैं इस वक्त इसी इलाके में मौजूद हूँ। देखिए मैं खुद इस इलाके में मौजूद हूँ जिस इलाके में ये सैलाबी सूरत हाल है। मैं कल से यहाँ पर हूँ। देखिए ये पानी की जो सूरत हाल थी क्राउड बर्स्ट होने के बाद, ये 20 से 30 फीट तक था। ये ऐसा समझिए कि समंदर की गहराई तक था, और यहाँ पर लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला गया क्योंकि लोग फंस गए थे। और मिनटों सेकंडों में ये सैलाब जब आया, तो अगर देखें हमने इससे पहले ऐलानात भी, जब क्योंकि क्राउड बर्स्ट का तो वो तो कुदरत की तरफ से आफत थी, लेकिन जो मानसून का स्पेल चल रहा था उसके ऊपर हमने प्रॉपर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की, मसाजिद में ऐलानात किए एक रोज पहले, और उसके साथ साथ जो हमने किए तमाम तर जगहों पे पैनाफ्लेक्स अवेजा किए। हमने अपनी सरकारी गाड़ियों के ऊपर हमारे टीएमएस के एहलकार जाकर ऐलानात करते रहे तमाम तर जगहों के ऊपर, लोगों को आगाही मुहिम थी हमने। और देखिए लोगों ने इतना बड़ा, क्योंकि ये
यहाँ के मकामी लोगों से जब मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं इसी किस्म का कोई 100-150 साल पहले भी इस किस्म का इन्हीं इलाकों में फ्लड आया था और यही सूरत हाल बनी थी। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि 2010 का जब सैलाब आया था तो वो इतने बड़े लेवल का सैलाब नहीं था, पूरे मुल्क में आया था, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। जबकि इस मरतबा जो ये नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है कि 300 से ज्यादा लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं, 200 लोग लापता हैं। हमारी हुकूमत, हमारे लोग। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल के साथ साथ पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम पर बात की है। ये बताया गया कि अगर शरह सूद में मजीद कमी की जाती है, उसको 6% पर लाया जाता है, तो पाकिस्तान 3.5 ट्रिलियन रुपए बचा सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया कि NFC अवार्ड जैसे इश्यूज मौजूद हैं, जहां पे सूबों को तो वसाइल मिल जाते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ट्रांसफर नहीं होते, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसका साइज सिर्फ $400 बिलियन का है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा नहीं हो रहा। मजीद क्या कहा गया, सुनिए। गवर्नमेंट 8.5 ट्रिलियन रुपए सूद पे कर रही है अपने लोकल डेट के ऊपर। हमारी कैलकुलेशन से अगर ये 6% बैंक इंटरेस्ट हो, क्योंकि इन्फ्लेशन 4% है, तो 3.5 ट्रिलियन रुपए गवर्नमेंट का सेव होता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहाँ पर और 4 सूबे थे। तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे, एक ICT बना है, 4 सूबे। हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा। NFC अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट, उस डिवीजन में पहुंचता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम फेल होता जा रहा है और हम हर रोज नीचे जा रहे हैं। हमको इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हो रही है, हमारी इकोनॉमी डेली नीचे जा रही है। फिगर्स अच्छी आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ने कुछ मेहनत की है। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है SM तनवीर साहब ने, पैटर्न इन चीफ है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के। SM तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने आज कहा कि इकोनॉमिक फिगर्स बेहतर हो रहे हैं लेकिन फिर भी इकोनॉमी रोजाना की बुनियाद पर नीचे जा रही है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? क्या आप नहीं समझते जो इकोनॉमिक सिमत है इस वक्त वो दुरुस्त है पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा जो फेडरेशन में मकसद है, यहाँ पर बैठ के जो हमने अपना एक विजन क्रिएट किया, हमारा टारगेट है कि हमने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी है। हमें पावर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करना है, हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है, हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम करना है और हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करवाना है। ये जब सारी बातें करते हैं तो हमारे को नहीं लगता कि हम वहाँ पर जा रहे हैं और पहुँच रहे हैं। मेरा काम है, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में फिरता हूँ, अपनी हर चैम्बर के पास जाता हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्ट्रेंथ है। मैं सवात में गया हूँ तो वहाँ पर एमरल्ड पे काम हो रहा है, मैं वजीराबाद में जाता हूँ तो वहाँ पे कटलरी पे काम हो रहा है। बट वो काम इतने छोटे लेवल पे हो रहा है और वहाँ पर ओनरशिप नहीं है किसी की, तो जिनको लेके उनको प्रमोट किया जाए और काम आगे चले। चाइना जाता हूँ तो चाइना में पूरे शहर एक प्रोडक्ट पे आबाद होते जा रहे हैं। वो 1 प्रोविंस है, 1 प्रोडक्ट है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है ये काम? तो अगर जब हम कहते हैं कि हमने एशियन टाइगर बनना है तो उसके लिए हमारे को ये जितनी भी रिवायती काम है उससे निकलना पड़ेगा। 78 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, आज हम वो टारगेट नहीं अचीव कर रहे। हमें टारगेट अचीव करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे याद है जो $100 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की बात, $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स की बात नवाज शरीफ साहब ने 2013 में की थी कि ये हमारा हदफ है, लेकिन हम उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। और आमतौर पे जो कारोबारी शख्सियात होती हैं वो 2-3 चीज़ों पे बात करती हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, जिसमें खासतौर पर बिजली की कीमत है, या ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। लेकिन आपने जो है इकॉनमी के साथ साथ जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उस पर भी आज बात की, और इसीलिए शायद पहला सवाल आपसे यही हुआ कि आप बिजनेसमैन के तौर पे नहीं, एक सियासतदान के तौर पे लगता है बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात करना इंपॉर्टेंट है क्यों आप कह रहे हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहां तक वसाइल नहीं पहुंचते। NFC तो है जिसके तहत वफाक को 42% मिलता है, सूबों को 58% मिलता है, लेकिन वो आगे नहीं मुंतकिल होता डिस्ट्रिक्ट्स तक। तो आपके ख्याल में आपका बुनियादी नुक्ता क्या है कि आप समझते हैं इस निज़ाम को तब्दील होने की ज़रूरत है, NFC को तब्दील होने की ज़रूरत है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तक एक तो प्रॉपर पैसे नहीं पहुँच रहे, नंबर 1।
नंबर दो, वो डिस्ट्रिक्ट या वो जो डिवीजन है वो कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू अ कमिश्नर और अ डिप्टी कमिश्नर और अ डीपीओ। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। वहां पर कौन सा ऐसा ओनर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि पावर्टी एलिवेशन पे काम कर रहा हो, उसकी उस डिवीजन के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा हो, वहां पर अगर कोई इंडस्ट्री लगनी है तो उस पर काम हो रहा हो, या उस डिवीजन का जो पोटेंशियल है, हर डिवीजन में एक बहुत कमाल के पोटेंशियल्स हैं, उसको कैसे टैप किया जाए। अगर आप उसको टैप नहीं करते और हम ये रिवायती बातें करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो फिर वो जो आप बात करते हैं कि हम एशियन टाइगर बन जाएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। 2 4 5% 10% की एक्सपोर्ट की इंक्रीज आएगी। देखिए ना, आज 22% तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है पाकिस्तान में। इतने हालात खराब हैं, उसके लिए हमारे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा कि अगर 22% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कारोबार जो है इस वक्त चल रहा है और कम से कम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हम कोई बेहतरी देखेंगे अगर इसी तरह चलते गए, या उसके आसार फिलहाल इस पॉलिसी के तहत आपको नहीं नजर आ रहे? देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, जैसे टैरिफ लगे हमारे पे, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 19% लगा। हमारा इंडिया को तो भूल जाना, इंडिया तो हिस्ट्री हो गई। पर हमारे कंपटीशन में अगर बांग्लादेश है उसको 20 लगा, वियतनाम को 20% टैरिफ लगा। अब हम 1% उससे कम है, बट वहाँ पर बिजली का रेट अगर 9 सेंट है और 8 सेंट है, तो मैं 13 सेंट की बिजली से उससे कॉम्पीट नहीं कर सकता। वहाँ पर अगर इंटरेस्ट का रेट 6 सेंट है, 7 सेंट है, तो मैं 11% से मैं उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो हमें रीजनली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। रीजनली कॉम्पिटिटिव होंगे तो हम उससे जाके लड़ सकेंगे। फिर मैंने आज एग्रीकल्चर की भी बात की है। हमारी एग्रीकल्चर का आप हाल तो देखें, दुनिया में सबसे कम यील्ड एग्रीकल्चर की आ रही है। कॉटन जो 14 मिलियन बेलें आती थी, वो इस वक्त 5 मिलियन बेलें रह गई हैं। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है और हम कॉटन में फारिग हुए पड़े हैं। हमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिवीजन लेवल पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम जाके ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं, नहीं तो हम ठीक नहीं हो सकेंगे। तो आपकी इसमें तजवीज़ क्या है कि इस गवर्नेंस को आने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, या प्रोविंशियल एनएफसी जो है प्रोविंशियल अवार्ड किया जाए, फाइनेंशियल अवार्ड किया जाए, या जैसे आपने कहा कि 33 मिलियन से 250 मिलियन हो गए लेकिन 4 सूबे हैं, तो आपके ख्याल में इंतजामी बुनियाद में मजीद यूनिट्स बनाने की जरूरत है, मजीद सूबे बनाने की जरूरत है? देखिए जी, पाकिस्तान जब बना था ना, तो 33 मिलियन, वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 33 मिलियन की थी और 4 सूबे थे। आज 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और आज 4 सूबे हैं। बट अब आप जब सूबों की बात करते हैं, देखिए मैं इस वक्त पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और ना मैं नेशनल असेंबली हूँ। ये तो जो बैठे हुए असेंबली में उनका काम है, इसको सोचें और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। हम तो ये बता रहे हैं कि जब तक वहाँ पर ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, ये काम नहीं चल सकता। चाइना में एक एक डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, एक एक डिवीजन में चले जाएंगे, वहां पर पूरे शहर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आबाद हो चुके हैं। हमारे यहाँ भी सेम पोटेंशियल है, बट हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। और इसका अब हल जो है, आप कह रहे हैं कि आप सियासतदान नहीं, लेकिन हल आपकी नज़र में क्या है? क्या जैसे एनएफसी अवार्ड पे मैं देख रहा हूँ उस पर एक डिबेट चल रही है वफाक के दरमियान और खासतौर पे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान। वफाक समझता है कि हमारे पास एनएफसी के बाद बहुत कम पैसे बचते हैं, सूबों में ज़्यादा ट्रांसफर हो जाते हैं, सूबे जिम्मेदारी उतनी नहीं उठाते। बिलावल साहब समझते हैं कि नहीं, सूबों को तो 18वीं तरमीम के बाद इतने इख्तियारात मिल गए कि उनको मजीद वसाइल भी देने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूं, अगर आप वो छोटी छोटी ऑटोनॉमीज दे देंगे, तो वो अगर अपना भी टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो अपना टैक्स कलेक्ट करें, जो दुनिया में हो रहा है, जो यूएसए में हो रहा है। 300 मिलियन की पॉपुलेशन है वहां पर, पाकिस्तान की 250 मिलियन की है, वहां तो 52 सूबे हैं। तो हमारे को हम क्यों नहीं अपना सिस्टम बना रहे, और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास अब वक्त नहीं है, हमारे को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है और इंशाल्लाह हम ठीक करके रहेंगे। तो आपको लगता है कि इस वक्त अगर हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं पहुंच रहे 100 बिलियन तक, या हमारी जीडीपी सिर्फ 400 बिलियन तक महदूद है, तो उसकी वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम वसाइल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहाँ पे ओनरशिप नहीं है, और अगर होती तो शायद जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ उनकी चीज़ों में महारत है, तो हम शायद एक बेहतर, एक ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन सकते थे। जी बिल्कुल, मुझको एग्जैक्टली यही लगता है, और हमारा जो रिसर्च सेल है उसने भी यही रिपोर्ट दी है कि वहाँ तक जिस लेवल की हमारे को फैसिलिटी देनी चाहिए वो नहीं पहुँच रही है। उस डिवीज़न या उस डिस्ट्रिक्ट में ओनरशिप नहीं आ रही है, उसकी वजह से हम वो जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मारते जा रहे हैं,
और जिस तरह से हम टारगेट कर रहे हैं, हम सोचते हैं, देखिए ना, $412 बिलियन की आपकी इकोनॉमी है। आप कंपेयर तो करें, इंडिया तो 4 ट्रिलियन पे है, चाइना 19 ट्रिलियन पे है, यूएसए 29 ट्रिलियन पे है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अब तो शर्म आती है ये बातें सुनते हुए भी और बोलते हुए भी। बचपन से हम सुनते आए हैं यहाँ पे रेयर अर्थ है, बचपन से सुनते आए हैं यहाँ प्लेसर गोल्ड है, बचपन से सुनते हैं, बट बचपन से सुनते सुनते तो बूढ़े हो गए। अब किसने ठीक करना है? अब अगर आज भी आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, उस पर फैसला नहीं करेंगी हमारी हुकूमतें, तो फिर हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसमें इंटरेस्टिंग ये, मैं तो अपने बचपन से सुनता हुआ आया था, आप कह रहे हैं कि आप भी अपने बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब मुझे बताएं एसएम तनवीर साहब कि प्रैक्टिकली आपने जो बात की, आपको इस पे कोई हल होती हुई चीज़ नज़र आ रही है कि वफाकी हुकूमत बैठे या तमाम सूबे बैठे इस पर गौर करें? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिजनेसमैन आता है 2-3 चीज़ों पे बात करता है, इंटरेस्ट रेट कम कर दे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दे, और उसमें भी हम देखते हैं फायर फाइटिंग होती है। अब आप जो बात कर रहे हैं पूरे गवर्नेंस मॉडल को तब्दील करने की बात कर रहे हैं, हु इज गोइंग टू डू इट एंड डू यू थिंक दिस विल हैपन, या सिर्फ ये एकेडमिक और थियोरेटिकल बातें आप करके चले गए? नहीं सर, हम बात करके जाते नहीं है। आपको पता है, हमने आज से साल पहले आईपीपी के ऊपर एक मसला उठाया, हमने पूरा डाटा प्रोवाइड किया, हमने शोर मचाया। ऑफ कोर्स आपके मीडिया की भी हेल्प मिली हमारे को। आज आईपीपी के सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गए। शुरू में नहीं मानती थी, गवर्नमेंट भी नहीं मानती थी हमारी बात को, शुरू में गुस्से भी आते थे। तो अब भी हम जो ये बात उठा रहे हैं, हमने पीछे नहीं हटना। हम ये समझते हैं और हम इसको यकीन करते हैं कि अगर ये सिस्टम गवर्नमेंट बना देगी तो हमारे मुल्क की इकॉनमी टेक ऑफ करेगी, और गवर्नमेंट को करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम करवा के रहेंगे। सर, वहां पे सियासी लोग भी बैठे और मुक्तदरा से गैर सियासी लोग भी बैठे जिन्होंने आईपीपीस के साथ नेगोशिएट किया। वहां पे सूबाई मामला नहीं था। यहाँ पे जब आप ये कह रहे हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड भी होना चाहिए, सूबे जो है वो, सूबाई हुकूमतें जो है वो नीचे तक इख्तियारात को मुंतकिल करें, वसाइल को मुंतकिल करें, ये सूबाई मामला बन जाता है फिर पाकिस्तान में। इसको करना और आईपीपी से नेगोशिएट करने में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क है, और ये ज्यादा बड़ा सियासी मामला बन जाता है। सर देखिए, नहीं, जो भी मामला बनना है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। नेशनल असेंबली में अगर आकर बैठते हैं, पब्लिक वोट करते हैं, तो इनका काम है ना मुल्क के लिए सोचें और उसका हल निकालें। 78 साल तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं? हम तो कुछ भी नहीं है ना 412 बिलियन पे। तो अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचें ना, सोल्यूशन हम तो दे रहे हैं, हम तो सोल्यूशन बता रहे हैं। यकीन कर लें, इतना पोटेंशियल है एक एक डिवीजन पे। आप जहाँ जाएं, आप चिन्योट जाएं, इतना खूबसूरत फर्नीचर का काम हो रहा है। आप कटलरी का काम देखें वहां पर, आप सवात में जाएं, एमरल्ड निकल रहा है, कहीं पे टूरिज्म का काम हो रहा है। उसको हम क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? हम उसको टैप क्यों नहीं कर रहे? उधर गुर्बत क्यों है? हम सोए हुए हैं। ये पूरा सिस्टम फेल हो गया है। केपीके में 3 साल से बोला जा रहा था कि ये 52 ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों सोए हुए थे? 200 बंदे मर गए हैं, उसका कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल है? वो 200 कीमती जानें चली गई हैं। हम लोगों ने इसको फॉर ग्रांटेड क्यों लिया हुआ है? खुदा के वास्ते ये हम फॉर ग्रांटेड ना लें। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दिन और रात काम करने की जरूरत है। इसको काम करेंगे तो काम ठीक होगा, नहीं तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। सही, तो मैं आपकी इस बात से एग्री कर रहा हूं कि हमें हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले माजी में हम मुख्तलिफ इकदाम उठा चुके हैं। जैसे 2-3 साल पहले SIFC का तस्वर सामने आया कि इन्वेस्टमेंट आएगी और इससे जो वन विंडो ऑपरेशन होगा उससे इन्वेस्टर्स के मसाइल हल किए जाएंगे, जो लोकल बिजनेसमैन है उनके मसाइल हल किए जाएंगे। कोई फायदा होता हुआ नजर आया आपको? देखिए, SIFC जो काम कर रही है वो सपोर्ट कर रही है बिजनेस को जहाँ जहाँ पे मसले आ रहे हैं। मैं खुद भी मिनिस्टर था केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो जब हम गए सऊदी अरेबिया में गौर एजाज साहब के साथ, तो वो कहते थे हमारे से बिजनेस की बात करो ना। ठीक है, हमारे ब्रदरली रिलेशन है, वी लव ईच अदर, सारी बातें हैं, बट क्या कारोबार की बात करो, धंधा करो हमारे से, हमारे को पता हो देने को क्या है तुम्हारे पास। अब हमने अपने पोटेंशियल को अनटैप करके रखा हुआ है, हमने उसको छुपा के रखा हुआ है वहां पर। उसको खोलेंगे तो अगले को बताएंगे कि आगे कारोबार करो हमारे से। यू आर माई ब्रदर, आ जाओ, तो क्या कारोबार होगा? कुछ भी नहीं होना। छुपा के तो नहीं रखा। मेरे ख्याल से इस पर सवाल हमारी कॉम्पिटेंस पे आता है कि क्या हम जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी या कॉम्पिटेंस भी रखते हैं या नहीं रखते। हम कर ही नहीं सकते हैं जब तक हम अपने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट और जो ओनरशिप ले लेगा वहाँ पर, वो उसके पोटेंशियल को निकालेगा। देखिए, पहले एक्सप्लोर करना होता है और फिर उसको लेके आगे दुनिया में मार्केट करना होता है। हमने तो अभी तक एक्सप्लोरेशन की ही नहीं है। अपनी प्रोडक्ट को पहले एक्सप्लोर करें, उसको समझें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और फिर आगे दुनिया में मार्केट कर दें।
इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपने आज ये बात भी कही कि जो शरह सूद है वो 22% से 11% पे तो आई है, लेकिन इसको फर्दर डाउन 6% पे आना चाहिए और उससे तकरीबन 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स 3.5 ट्रिलियन रुपए जो है हम इससे डेट सर्विसिंग में सेव कर सकते हैं। तो ज़रा बताइएगा कि वैसे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी से कट ऑफ किया है, लेकिन उनका एक कंजर्वेटिव व्यू है कि शायद आने वाले साल में दोबारा इन्फ्लेशन में हम इंक्रीज देखें, क्योंकि पिछले साल जो इन्फ्लेशन में हमने कमी देखी है उसका एक बेस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट था। तो आप नहीं समझते कि कंजर्वेटिव अप्रोच एक ऐसे मुल्क में जहां बूम एंड बस्ट साइकिल इतनी मर्तबा देखा है हमने, वहां पे एक बेहतर अप्रोच है? देखिए, मैं बूम एंड बस्ट साइकिल को नहीं मानता। ये बूम एंड बस्ट साइकिल की मिसाल देते हैं 2021-2022 की, जब 6% बैंक का इंटरेस्ट था और उसके बाद हमारी इकॉनमी बस्ट कर गई। 2022 में $3.5 बिलियन की आपने कोविड की वैक्सीन मंगाई थी। उस वक्त रशिया और यूक्रेन वॉर हो गई थी, तो ऑयल का बिल बढ़ गया, आपकी इंपोर्ट की प्राइस बढ़ गई। अब आप कहते हैं कि आपने सूद कम कर देना तो दुनिया की ऑयल प्राइस बढ़ जाएगी या ऑयल प्राइस गिर जाएगी। मैं इसको नहीं मानता हूँ। इस वक्त आप गवर्नमेंट सबसे बड़ी लोकल डेट की बोरर गवर्नमेंट खुद है। गवर्नमेंट 8.25 ट्रिलियन रुपए बैंकों को दे रही है। अगर गवर्नमेंट इसको 6% ले, इन्फ्लेशन 4% है, 4% अगर 6% भी आप बैंक इंटरेस्ट कर देंगे तो गवर्नमेंट 3.5 ट्रिलियन रुपए सेव करेगी। उसको क्यों नहीं सेव कर रही? और साथ हमारी इकॉनमी चल जाएगी। और जो बस्ट की बात करते हैं उसके और बहुत सारे तरीके होते हैं आप इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। बूम एंड बस्ट साइकिल सिर्फ 2022-21 की तो मिसाल नहीं है ना। 2017-18 में देखा $20 बिलियन का करंट अकाउंट। मुझे याद है 2007-8 में जब शमशाद अख्तर साहिबा थी, उन पे बड़ी तनकीद हुई कि इंटरेस्ट रेट आपने इतना हाई रखा हुआ है 15-16% पे, लेकिन उसका फायदा हुआ इवेंचुअल इकोनॉमी को। इन्फ्लेशन नीचे आई है तो हमने देखा है कि हमारे जो वल्नरेबल थे नंबर्स, उसमें इस्तेकाम नजर आया, जो अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है कि 2022 में जो हमारी इकॉनमी चल रही थी तो $5 बिलियन का एक टर्फ स्कीम आई थी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आई थी। मैं आपको सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पढ़ता हूँ तो $19.5 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। $5 बिलियन की एक्सपोर्ट आ गई थी, उसने 28 बिलियन पे जाना था। उसके बाद हमने जो हमारा 9 सेंट की बिजली थी, 6% इंटरेस्ट था, हमने उसको सारे को बढ़ा दिया। यहाँ तो सारी कारखाने बंद होने शुरू हो गए। हमने फैक्ट्री तो चलानी है ना, हमने एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करनी है ना। आप जो बस की बात करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कहीं और हो तो आपको इंपोर्ट रोकने के और तरीकेकार हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, बट एक दफा खुदा के वास्ते इकोनॉमी को चलने दें। बहुत बहुत शुक्रिया SM तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 10 साल बाद अमेरिका आमद। अमेरिकी रियासत अलास्का में पहली बार रेड कार्पेट इस्तकबाल और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कल तारीखी मुलाकात के नतीजे में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का ऐलान तो ना हो सका, मगर इस 3 घंटे की तवील मुलाकात में कौन जीता, कौन हारा, कौन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा रहा, कौन पीछे हटा, इन सवालों को लेकर बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। अहम बात यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात को तामीरी करार देकर अगली बार सैफरी की मीटिंग की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। मगर यूरोपीय रहनुमा और मगरबी मीडिया जो पहले ही इस गैर मामूली मुलाकात को लेकर खदशात का इजहार कर रहा था, वो अब ट्रंप की जानिब से रूसी सदर पुतिन को अमेरिका मदऊ करने और रेड कार्पेट इस्तकबाल देने पर सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहा है। यूरोपीय मीडिया कल की मुलाकात को पुतिन की PR की फतह करार दे रहा है। तबसरे किए जा रहे हैं कि ट्रंप हारे तो नहीं, मगर पहले राउंड के फातेह पुतिन थे, जबकि इस मुलाकात को लेकर अमेरिका की तैयारियों में खामी और वाज़ेह मौक़िफ़ ना होने पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि कल जब रूसी सदर ने पहली बार रूस की साबिक कॉलोनी अलास्का में कदम रखा, तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने जहां एक तरफ खुद उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, वहीं अमेरिकी स्टेल्थ 22F और 2B बॉम्बर तैयारों के जरिए अपना रोब डालने की कोशिश की, जिसके बाद ट्रंप पुतिन को अपनी लिमोजीन द बीस्ट में तनहा बिठाकर मीटिंग के मकाम पर ले गए। वैसे तो दोनों सदूर के दरमियान ये मीटिंग ट्रांसलेटर्स की मौजूदगी में होना थी, मगर बाद में अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ को शामिल किया गया, जबकि रूस की जानिब से वजीर खारजा सरगेई लॉरोव और खारजा पॉलिसी के मुशीर यूरी यूशकोव को मुलाकात में शामिल किया गया। इस अहम मुलाकात में किन बातों पर गौर हुआ, क्या कुछ तय पाया, रूस ने जंग बंदी के लिए क्या शराइत रखी और अमरीकी सदर ने इस पर क्या जवाब दिया, इस हवाले से अहम और दिलचस्प तफसीलात सामने आ रही हैं, जिनके मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में दो टोक लफ्जों में जंग बंदी से इनकार कर दिया। जबकि अहम बात यह कि इस मीटिंग के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी सदर पुतिन ने वाजे किया कि यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए हमें मसले की जड़ को देखना होगा। पुतिन ने कहा कि वो ये तस्लीम करते हैं कि यूक्रेन की सलामती
को यकीनी बनाना जरूरी है, मगर तनाज़े के पायदार हल के लिए बुनियादी वजूहात का खात्मा भी करना जरूरी होगा। This time was very hard for bilateral relations, and let's be frank. ये वक्त दो तरफा ताल्लुकात के लिए बहुत मुश्किल था, और साफ बात करें तो हम सर्द जंग के बाद की कम तरीन सतह पर पहुंच गए थे, और ये ना हमारी कौमों के लिए फायदेमंद है, ना ही दुनिया के लिए। ये बात वाज़ेह है कि हमें जल्द या बदेर इस सूरत हाल को दुरुस्त करना होगा और तसादुम से मुकालमे की तरफ बढ़ना होगा। सदर ट्रंप ने ज़ाती तौर पर यूक्रेन के तनाज़े के हल में सहूलत फराहम करने का इरादा जाहिर किया है, और वो इस मामले की गहराई तक पहुंचकर इसकी तारीख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यूक्रेन की सूरत हाल का ताल्लुक हमारी कौमी सलामती के बुनियादी खतरात से है। हमने हमेशा यूक्रेनी कौम को, और मैंने ये बात कई बार दोहराई है, कि एक बरादर कौम समझा है, चाहे ये बात मौजूदा हालात में कुछ अजीब ही क्यों ना लगे। हमारे दरमियान एक ही जड़ें हैं। जो कुछ आज हो रहा है वो हमारे लिए एक सानहा और दर्दनाक है। इसीलिए हमारा मुल्क मुखलिसाना तौर पर इस तनाज़े के खात्मे में दिलचस्पी रखता है। इसी वक्त हम इस बात पर भी पुख्ता यकीन रखते हैं कि अगर हम वाकई किसी पायदार तस्वीर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें इस तनाज़े की तमाम बुनियादी वजूहात का खात्मा करना होगा। हमने कई बार ये मुतालिबा किया है कि रूस के तमाम खदशात को मद्देनजर रखा जाए और यूरोप और दुनिया में सलामती का एक मुनसिफाना तवाज़ुन बहाल किया जाए। मैं सदर ट्रंप से मुत्तफिक हूँ, जैसा कि उन्होंने आज कहा कि कुदरती तौर पर यूक्रेन की सलामती को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। यकीनन हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो मुआहिदा जो हमने आपस में तय किया है हमें इस मकसद के करीब लाने में मदद देगा और यूक्रेन में अमन की राह खोलेगा। हम तवक्को करते हैं कि कीव और यूरोपीय दारुल हुकूमतों में इसे तामीरी अंदाज में लिया जाएगा और इस पेशरफ्त की राह में कोई रुकावट खड़ी, ना कोई इश्तियाल अंगेजी और ना ही कोई खुफिया साजबाज की जाएगी जो अब तक हासिल शुदा पेशरफ्त को सबुताश करने की कोशिश करे। रूसी सदर यूरोप की तरफ इशारा करके ये कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि यूरोपीय ममालिक इनकी बातों को तामीराती अंदाज में लेंगे, ना कि इसकी राह में रुकावट खड़ी करके इन कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश करेंगे। अहम बात यह कि यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले से रूस का यह मुतालबा रहा है कि नेटो रूसी सरहदों से दूर रहे, यूक्रेन को नेटो या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ना बनाया जाए, जबकि यूरोप रूस के इन मुतालबात को मुस्तरद करता रहे। रूसी सदर ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर की भी तारीफ की और साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन पर तनकीद करते हुए यह तस्लीम किया कि अगर 2022 में ट्रंप सदर होते तो ये जंग शुरू ना होती। दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो जो भी गैर मुल्की मेहमान अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए अमरीका आता है तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करते हैं, मगर इस बार इस प्रोटोकॉल के बरखिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप ने बाद में बात की और इस मुलाकात को तामीरी करार देते हुए कहा कि इस मुलाकात में कई अहम नुकात पर इत्तफाक हुआ है, मगर जब तक कोई मुआहिदा नहीं होता तब तक कोई मुआहिदा नहीं है। सदर ट्रंप ने अगली मुलाकात में यूक्रेनी सदर की शमूलियत का इम्कान भी जाहिर किया। Mr. President, that was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax that made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. Right now, we're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. सदर ट्रंप कह रहे थे कि ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा कारामद रही। सिर्फ चंद नुकात ऐसे हैं जिन पर इत्तफाक होना बाकी है, मगर सदर ट्रंप ने ना ही इसकी तफसील बयान की और ना ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवाल दिए गए। जबकि मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर और यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता किया
और उन्हें इस मुलाकात की तफसीलात बताई। इस हवाले से सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। यूक्रेनी सदर और मुख्तलिफ यूरोपीय रहनुमाओं के साथ रात गए फ़ोन कॉल पर भी अच्छी बात रही और सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान हौलनाक जंग को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका यही है कि बराह रास्त अमन मुआहदे की तरफ जाया जाए जो जंग को ख़त्म करेगा, ना कि सिर्फ एक जंगबंदी मुआहदा जो अक्सर कायम नहीं रह पाता। सदर ट्रंप ने लिखा कि सदर ज़ेलेंस्की पीर को ओवल ऑफिस आ रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद हम सदर पुतिन के साथ एक मुलाकात भी तय करेंगे। इसी तरह इस मुलाकात और राब्तों से मुतालिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन एक बार फिर ये वाजे करता है कि अमन हासिल करने के लिए यूक्रेन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के लिए तैयार है। हम सदर ट्रंप की इस तजवीज़ की हिमायत करते हैं कि यूक्रेन, अमरीका और रूस के दरमियान एक सैफरीकी मुलाकात हो। यूक्रेनी सदर ने कहा कि वो पीर को वाशिंगटन डीसी में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे ताकि जंग के खात्मे से मुतल्लिक तमाम तफसीलात पर बातचीत की जा सके। इसके अलावा बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी अमरीकी सदर की यकीन दहानियों और यूरोपीय शराकतदारों को साथ रखने पर उनका शुक्रिया अदा किया और यूक्रेन के साथ खड़े रहने का अज़म दोहराया। मगर अब जहां इस मुलाकात में होने वाली बातचीत को लेकर लोगों में तजस्सुस बढ़ रहा है, वहीं ये सवालात भी उठ रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान सालों बाद होने वाली गैर मामूली मुलाकात का नतीजा क्या निकला। यूक्रेन में 3.5 साल से जारी जंग का खात्मा कैसे होगा और क्या इस मुलाकात के बाद रूस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर तैयार होगा। इस हवाले से अमरीकी इदारे एक्सियोस ने मुलाकात के बारे में खसूसी खबर दी है, जिसके मुताबिक इस मुलाकात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौरी तौर पर जंगबंदी से इनकार कर दिया है। एक्सियोस की खबर में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने अलास्का से वाशिंगटन वापसी के दौरान सदर ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया। उन्होंने ज़ेलेंस्की से 1 घंटा बात की और फिर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, नेटो और यूरोपीय कमीशन के रहनुमा भी कॉल में शामिल हुए और ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने इन रहनुमाओं को बताया कि सदर पुतिन जंगबंदी नहीं चाहते बल्कि एक जामे मुआहदा चाहते हैं ताकि जंग को ख़त्म किया जा सके। सदर ट्रंप ने कहा कि इनका यह ख्याल है कि जंगबंदी से बेहतर यह है कि फौरी तौर पर रूस से अमन मुआहदा कर लिया जाए, जबकि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यह भी बताया कि पुतिन ने उन्हें कहा कि रूस जंगी मुहाज पर नुमाया पेशरफ्त कर रहा है और अगर वो चाहे तो पूरा डोनेट्स्क का इलाका और दीगर वो इलाके जहां लड़ाई जारी है उसे कब्जे में ले सकता है। मगर ज़राए के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि पुतिन महाज की सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। एक्सियोस के ज़राए के मुताबिक तासुर यह है कि मकबूजा इलाके के बदले पुतिन जंग ख़त्म करने और इस बात का अहद करने पर तैयार है कि वो यूक्रेन के मजीद इलाकों पर कब्जा करने या दूसरे ममालिक पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी एक्सियोस की खबर इस बात की तरफ इशारा कर रही कि सदर ट्रंप यूक्रेन पर यह जोर डाल रहे हैं कि वो कुछ इलाकों के बदले रूस से एक जामे अमन मुआहदा कर ले, जबकि यही बात उन्होंने रूसी सदर से मुलाकात के बाद फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में भी की। सदर ट्रंप ने यूक्रेन पर जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन रूस से डील कर ले क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है। What would your advice, based on today, when you talk to Vladimir Zelensky, what's your advice to make a deal? Make the deal. Gotta make a deal, yeah. Look, Russia's a very big power. And they're not. They're great soldiers, and they have great, but you know, they also have the best equipment. But I think President Putin would like to solve the problem, and it was a problem that should have never happened. रूसी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप यूक्रेन पर डील के लिए दबाव बढ़ाते नजर आ रहे हैं, जो यूक्रेन पहले ही ये कहकर मुस्तरद करता रहा है कि जब तक रूस यूक्रेन के इलाकों पर अपना कब्जा खत्म नहीं करता तब तक रूस से डील मुमकिन नहीं है। इसलिए अब देखना होगा कि अमेरिका इस मामले पर यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादियों को कैसे कायल करता है, क्योंकि रूसी सदर से मुलाकात में जंग के खात्मे की पहली कोशिश और पुतिन को अमेरिका मदऊ करने पर सदर ट्रंप को मगरबी मीडिया, यूरोपीय रहनुमाओं और मुबसरीन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के सीनियर एंकर फरीद ज़करिया ने इस मुलाकात पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि मुलाकात और मुलाकात से जुड़ा पूरा माहौल शर्मनाक था। ट्रंप ने ऐसे सदर के लिए सुर्ख कालीन बिछाया जो अगर यूरोप जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। Look, the atmospherics of the entire summit was somewhat cringeworthy. The fact that Putin was being welcomed on American soil, the fact that Trump gave him literally a red carpet treatment, the kind he has rarely given to any, Democratic ally of the United States. You can tell that Trump thinks Putin is an equal, is this big shot on the world stage, and he's been treated by the rest of the West as a kind of pariah. I mean, he can't go to Europe because he'd be arrested. And so there was a lot of the atmospherics that were cringeworthy. But I will say, on the most important thing, at least for me, it was positive that there was no deal. I think everyone was worried that there was going to be a deal in which Trump was going to make major concessions.
I don't think anyone thought Putin was going to make any concessions. The fear was that Donald Trump was going to cave in various ways, sell out Ukraine, sell out the Europeans, and he didn't do that. And so I think, I'm at least relieved. Now, when you watch it, what you saw was Putin had clearly decided his strategy was he was going to make no substantive concessions of any kind, but he was going to really amp up the flattery of Trump. So he says if Trump had been president, there would have been no war, which is easy for him to say now. Trump should get the Nobel Prize. He's amazing. All that, is cheap and easy rhetoric for Putin, but he laid that on thick. But at the end of the day, he made no concessions. So Trump comes back empty-handed, but, in a way, better to come back empty-handed than to have given away, a quarter of Ukraine. इसके अलावा अमेरिका में जर्मनी के साबिक सफीर वुल्फगैंग इसिंजर ने एक्स पर लिखा कि पुतिन के ट्रंप के साथ रेड कार्पेट सलूक मिला, जबकि ट्रंप को कुछ हासिल ना हुआ, ना जंगबंदी ना अमन, बल्कि इस मीटिंग के बाद स्कोर पुतिन के हक में 1-0 हो चुका है। इसके अलावा इस मीटिंग को कवर करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स के सीनियर सहाफ़ी डेविड सेंगर ने अपने तनकीदी तजिए में लिखा कि आम हालात में दुनिया की 2 सबसे बड़ी एटमी ताकतों के रहनुमाओं का जंगबंदी के मुआहदे तक ना पहुंचना मायूसी का बायस बन सकता था, लेकिन सदर ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान मुज़ाकरात का टूट जाना यूक्रेनियों और उनके यूरोपीय पड़ोसियों के लिए किसी हद तक सुकून का बायस है। जबकि बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भी इस मुलाकात को पुतिन की पीआर की फतह करार दिया। अमरीकी और यूरोपीय मुबसरीन सदर ट्रंप को इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहे कि सदर ट्रंप ने मुलाकात से पहले यह वाज़ेह किया था कि अगर रूसी सदर से उनकी मुलाकात अच्छी ना रही और रूस जंगबंदी पर राजी ना हुआ तो वो रूस पर भारी पाबंदियां आयद करेंगे और रूस से तेल की खरीदारी करने वाले मुल्कों पर जुर्माना लगाएंगे। मगर ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर ट्रंप के माजी के बयानात भी वायरल हो चुके हैं, जिसमें वो रूस और यूक्रेन जंग 24 घंटे में हल करने की बात करते रहते हैं। I'll end that war between those two countries in 24 hours. It won't even take that long. Mark my words, I'll stop that war in 24 hours. I will have the horrible war between Russia and Ukraine totally settled. I'll have it done in 24 hours. I would have a deal done in 24 hours from the time we started. And even now, I could solve that in 24 hours. ट्रंप के इन बयानात और दावों को लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाए। जब किसी हवाले से जब उनसे कल एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो मामलात मुश्किल नजर आते थे वो आसानी से हल हो गए और जो मामला उन्हें सबसे आसान लगता था वो सबसे मुश्किल हो गया। सदर ट्रंप के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंगबंदी ना होना उनकी नाकामी नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी पुतिन और ज़ेलेंस्की पर आयद होती है, जो साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। अहम बात यह कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, जिसमें तज्जियाकारों के मुताबिक दोनों एतराफ से 10 लाख से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं। और दोनों फरीकैन का ये इल्ज़ाम है कि जिस वक्त ट्रंप और पुतिन के दरमियान अमन के लिए बातचीत जारी थी, उस वक्त भी दोनों मुल्कों के दरमियान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का तबादला किया जा रहा था। इसलिए अब देखना होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप की सबसे खूनी जंग को रुकवाने में कामयाब हो पाते हैं या रूस और यूक्रेन ट्रंप के अमन का अलंबरदार बनने की राह में रुकावट डालने में कामयाब होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।